Hello, students. How is everything going on? Okay. So today I have come with lecture number 12 on electric charges and fields. So in the previous lecture, we had discussed on the electric field due to due to a number of charges, system of charges. So in that connection, we have got the net electric field due to system of charges, and that vector form also we have discussed. Now next topic comes electric field lines. So what are electric field lines? Let me tell you. Whenever there is a charge around that charge, there is electric field that we have discussed. And whenever a test charge is placed in the vicinity of that electric field में कहीं पर भी अगर एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा. ये बात हमने किया था. अब देखो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे करके दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एग्जिस्टेंस वहां पे है, उसके लिए हमें क्या देखना होगा? वहां पे कुछ लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस, चार्ज से निकलते हुए कुछ इमेजिनरी, जैसे कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या कोई चार्ज का सोर्स है, वहां से कुछ बिजली की तरह निकलता है ना. तो किसी चार्ज से भी लाइंस निकलते हैं. कैसे लाइंस? इमेजिनरी लाइंस. वो दिखाई नहीं देता है. इवन इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी नहीं दिखाई देता है. इलेक्ट्रिक फील्ड वी कांट सी and force also we can't see, invisible. So some imaginary lines come out from the positive charge, and of course same kind of imaginary lines enter or come towards the negative charge. अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज से इमेजिनरी लाइंस निकल गए हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं? अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा तो इन्फिनिटी तक जा सकता है. पता नहीं कहाँ, हमें पता नहीं है, बहुत दूर जा सकता है. अगर और एक चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज में जाकर के खत्म हो जाएगा. इट विल एंड एट नेगेटिव चार्ज. अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है किसी चार्ज बॉडी से, तो वो सीधी रेखा में नहीं निकलती है, कर्व्स में निकलती है. कर्व्स इन स्पेस. उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व्स होता है, कर्व लाइन. लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, स्ट्रेट वेक्टर, है ना, स्ट्रेट वेक्टर में दिखाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक कर्व है निकलने वाला, इस पॉइंट में अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. टेंजेंट एट दैट कर्व. और एक कर्व, यहाँ पे और एक पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे हुआ, यहाँ पे और एक पॉइंट है ना, यहाँ पे और एक पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे हुआ. तो दो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से उस कर्व में अलग अलग पॉइंट पे दिखाई दे रहा है. अब मान लो किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय दिस टेंजेंट वेक्टर. ओके, इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, so it is denoted by a vector diagram. वेक्टर से दिखाते हैं. वेक्टर दिखाने का मतलब ये है कि ये इधर जा रहा है ऐसे. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ट्रैवलिंग टू दैट डायरेक्शन. ये वाला फील्ड लाइंस ट्रैवलिंग टू दिस डायरेक्शन, ये वाला फील्ड लाइंस ट्रैवलिंग टू दिस डायरेक्शन, है ना. तो
अब हमको स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? दे आर नथिंग बट इमेजिनरी लाइंस traveling from positive charge to a negative charge, and if it is a single charge, in the case of single charge, the electric field lines भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, याद रखना। फील्ड लाइंस इमेजिनरी है और उस इमेजिनरी लाइन में हमने एक टेंजेंट वेक्टर अज्यूम कर लिया है उसी कर्व के किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो electric field lines, or you can say electric field vector, come out from positive charge and go up to infinity if it is single charge, and if it is negative charge, then the electric field lines or electric field vector start from infinity and end at negative charge if there is only single charge। लेकिन अगर दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से निकलेगा, यहां खत्म हो जाएगा। मैं बाद में डायग्राम बना के दिखा दूंगा कि इफ यू टेक वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जॉइन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई विल टेल यू। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यू हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge from the positive charge and they are imaginary lines, actually they are the curves in space। Okay, so whenever we draw a tangent on the curve at any point, we get the electric field intensity at that point and its direction also, actually direction। तो tangent draw करने का मतलब है उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, एंड अगर डायरेक्शन के बारे में अगर हम एक वर्ड में बोले तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially away from the positive charge। radially away means outward, radially outward from the positive charge, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। and the direction of electric field for a negative charge is radially inward। what is radially? along the radius। अगर स्फीयर ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर लेते हैं बीच में, है ना, सेंटर लेते हैं तो रेडियस ड्रॉ करते हैं, रेडियस को और आगे बढ़ा देते हैं तो रेडियली हो गया, ये रेडियस, वो रेडियस, ये रेडियस, इधर रेडियस, रेडियली। दैट मीन्स these are spreading in three-dimensional space। three-dimensional space। यहाँ बीच में एक चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, ऐसे चारों तरफ along x एक्सिस, along y एक्सिस, ऊपर भी जा रहा है, z एक्सिस भी जा रहा है ना, तीनों एक्सिस की तरफ वो ऐसे फैल रहा है। That's why the electric field around a positive charge or negative charge has spherical symmetry। spherical symmetry कहने का मतलब, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक स्फीयर मैंने बनाया तो यहां से निकलता हुआ, अच्छा ये चार्ज ही है, ये पहला स्फीयर मैंने ये बनाया तो चार्ज को छोटा कर देते हैं, चलो छोटा कर देते हैं, छोटा सा चार्ज है प्लस की, ठीक है। पहला स्फीयर ऐसे निकला, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे निकला। यहाँ पर और एक स्फीयर बना देते हैं। ओके, अब देखो ये जो स्फीयर है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम होगा, बिकॉज दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर। अब दूसरा स्फीयर ले लेते हैं, दूसरा स्फीयर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सिमेट्री। क्या है? स्फेरिकल सिमेट्री। हम इसको समझने के लिए जहां तक कॉर्नर वगैरह में लिख रहे हैं, जब आपको नोट्स बनाना होगा तो
नोट्स क्वेश्चन के हिसाब से बनता है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये किया है। अगर पूछता है कि इसका फील्ड किस तरह का होगा, पैटर्न रेडियली आउटवर्ड, field lines emerge from the positive charge and move towards infinity if there is single charge, and move towards negative charge if there is another negative charge. And electric field vector is nothing but the tangent at any point on the curve on the electric field lines, है ना। अच्छा, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बारे में प्रॉपर्टी हम लोग बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो और एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब ऑन द स्फीयर, ऑन वन स्फीयर एट एवरी पॉइंट देन देयर विल बी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आ गया, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। Imaginary lines traveling from positive charge to negative charge are the first concept of electric field lines. Okay, and for single charge I have explained. And tangent at any point on the curve gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field. ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। Now electric field lines draw करने का क्या मतलब है, हमें क्या मिलता है। देखो एक चार्ज कहीं रखा है, चार्ज तो दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, हम लोग बोलते हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं, अराउंड द चार्ज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कैसे करेंगे, एक पैटर्न ड्रॉ करके। तो ये जो पैटर्न है ना, पिक्टोरियल मैप, मैपिंग, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है उसको मैपिंग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर ये कर्व अगर नहीं भी ड्रॉ करते हो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, और भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ नेगेटिव चार्ज इनवर्ट हो जाएगा। तो ये जो पिक्चर आ रहा है इसको कहते हैं पिक्टोरियल मैपिंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड अस द पिक्टोरियल मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये समझना है कि ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कितना होता है। पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, चार्ज लिया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, थोड़ा सा लंबा है, ये वाला वेक्टर थोड़ा छोटा है, ये और छोटा है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमने ये वेक्टर क्यों दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये वेक्टर का जो लेंथ क्या बोलता है, व्हाट डू मीन बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर? लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर एक हुआ और दूसरा वेक्टर ये हुआ, whose magnitude is bigger? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बिकॉज उसका जो लेंथ है एरो का वो ज्यादा है। अच्छा, दिस मैग्नीट्यूड इज मोर देन दिस। अब यहाँ पे देखो, ये पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा लंबा है, ये इट इज दिस मच, एंड दिस इज स्मॉलर, दिस इज स्टिल स्मॉलर, bigger, smaller, smaller, bigger, smaller, smaller, bigger, smaller, smaller, bigger, इस तरह। तो ये दिखाने का मतलब है कि ये जो वेक्टर है यहाँ पे इस वेक्टर के टेल में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे ये वाला वेक्टर का टेल में भी और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज Q0, उसमें फोर्स इसके मुकाबले थोड़ा कम लगेगा, स्मॉलर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे और टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे उसमें लगने वाला फोर्स और कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगा, है ना। यहाँ कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², means r²। So when r increases by little bit, electric field decreases by so much। ध्यान से देखो इसको, when r distance of the field point from the charge,
increases by little bit, electric field decreases by large amount. ये फॉर्मूला देख लो, इससे पता चलता है। अगर R का वैल्यू 2 से 4 हो गया, जब 2 था तो 1/4, जब 2 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4, जब 4 हो जाएगा R तो 1/16 हो जाएगा, काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। So electric field, strength of electric field decreases as we go away from the charge, positive charge, and that is shown by decreasing length of vectors, decreasing length of vectors, इसीलिए ऐसा ड्रॉ किया। इसमें ज्यादा फोर्स, इसमें कम, इसमें कम, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया, इस रीजन में, मतलब यहाँ पे मतलब इस रीजन में एकदम क्लोज, चार्ज के क्लोज में, और ये वाला इस रीजन में E2 लगेगा, और ये वाला रीजन में E3 लगेगा, है ना। ये अब मैंने इधर फोर्स दिखाया है ना, यहाँ लिखने का जगह नहीं है इसलिए, ये फोर्स काफी बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, ये फोर्स थोड़ा कम होगा, ये फोर्स और भी कम होगा। तो फोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। चार्ज से अगर टेस्ट चार्ज को काफी दूर रखने का, काफी नजदीक रखेंगे तो ज्यादा फोर्स उसमें लगेगा, और उस चार्ज को और थोड़ा दूर रखेंगे तो और कम फोर्स लगेगा, और दूर रखेंगे तो और कम फोर्स लगेगा। तो कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, वही बात है। और फोर्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्यों, इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। Electric field intensity E, we have done in previous lecture, equals to F by Q naught, force on Q naught by Q naught, test charge। तो टेस्ट चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, टेस्ट चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और वो तो फिक्स्ड है, यूनिट टेस्ट चार्ज वो तो फिक्स्ड है। तो प्रोपोर्शनल क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल टू F हो गया। अगर F इंक्रीज हुआ तो E भी इंक्रीज होगा। If F increases then E also increases. Now tell me, force, if you go away from the charge, force will increase or decrease? Decrease, because distance is increasing, है ना, ये है। So as force continuously decreases as we go away from the charge, electric field strength also will continuously decrease as we go away from the charge, and both have inverse square law. And electric field and force acting on that test charge are directly proportional। अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस में डिपेंड करके, डिस्टेंस में डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी। ओके, अच्छा, और ये जो वेक्टर आया ना, यहाँ पे कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं है, बहुत सारे कर्व्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व्स है, लेकिन वो कर्व्स घूम के नहीं आता है, चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे 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 चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया, हर पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिला। यहाँ मैंने अलग अलग दिखाया है, लेकिन ये दिखाने का मतलब ये है कि डिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते चले जाएगा, जिसको हमने क्या किया है, वेक्टर के लेंथ से दिखाया है। वी हैव शोन बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर। अच्छा, लेंथ ऑफ द वेक्टर आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। और एक चीज है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डायगोनल। तो मैंने बोला अभी वेक्टर का लेंथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, और वेक्टर कौन सा है, टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, और एक चीज को देख करके हमें पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके ऊपर डिपेंड करता है। एज फार एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंसर्न्ड, तो एक चीज दिमाग में डालो कि जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है ना, मीन्स डेंसिटी, एक गिवन एरिया में बहुत सारे लाइंस ऐसे करके निकल रहे हैं। मान लो
ये एक एरिया है, ये बुक एक, ये एरिया है एक, इसमें 100 फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, 100 तो उसका डेंसिटी हो गया, मान लो इसका एरिया 10 है, तो 100/10, 100 लाइंस पर यूनिट एरिया। क्या करना चाहिए, डिवाइड बाय एरिया, 100/10, 10 हो गया, इसका डेंसिटी 10 हो गया। और मान लो इसी एरिया के ऊपर 100 नहीं होके, है ना, अगर 50 लाइन्स अगर जाते तो क्या हो गया, 50/10 यानी कि 5 हो गया, है ना। तो जहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा घुस रहे हैं एक सर्टेन एरिया में, तो वो डेंसिटी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो गया। अगर कम लाइंस घुस रहे हैं, इफ लेस नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलरली, ये भी समझना है, परपेंडिकुलरली, then the density is less. So if density is less, electric field also less. The density of field lines crossing an area perpendicularly is directly proportional to electric field. Density of electric field lines crossing an area perpendicularly is directly proportional to electric field. So wherever there is more density, there will be more electric field. अब देखो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या है, उस एरिया में डिपेंड करता है। इस चार्ज के सराउंडिंग में देखो, वेरी क्लोज सराउंडिंग में, यहाँ एक वेक्टर है, इसके थोड़ा नजदीक एक वेक्टर है, यहाँ पे और एक वेक्टर है, यहाँ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ देखो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मैंने यहाँ पर और एक डी ड्रॉ किया, ड्रॉ करना चाहिए, ये डिस्टेंस, हाँ, और देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो और ये वाला डिस्टेंस देखो, देखो ये बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया में दो वेक्टर्स है, दो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, सब मिला जुला चीज है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है। बड़े एरिया में दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, टू फील्ड लाइंस, टू वेक्टर्स, यहाँ भी दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छोटे एरिया में, यहाँ पे इस जगह पे बोलो, यहाँ नहीं, यहाँ चार्ज के बिल्कुल पास, चार्ज के बिल्कुल पास फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है। अगर इस एरिया को देखें तो चार्ज के थोड़ा दूर में डेंसिटी कम है, अगर इस एरिया को देखें तो। छोटे एरिया में दो लाइन पास हो रहा है, बड़े एरिया में भी दो लाइन पास हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी कम है। जैसे मान लो एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है, वहां पे 2000 आदमी लोग रहते हैं, 2000 पीपल लीव वहां पे इसका 3 टाइम्स बड़ा एक गांव है, विलेज और टाउन यू कैन से, है ना। वो विलेज इससे काफी बड़ा है, लेकिन वहां पर भी 2000 लोग ही रहते हैं। तो अब बताओ किस गांव में, किस विलेज में पॉपुलेशन का डेंसिटी ज्यादा होगा, 5 लोग रहेंगे, और कौन से विलेज में लोग दूर दूर रहेंगे, लेकिन दोनों विलेज में 2000 ही है, एक विलेज छोटा है और एक विलेज बड़ा है। तो इफ वी काउंट, calculate density of population, we have to see how many people are living there in that particular area. छोटे एरिया में अगर ज्यादा लोग रह रहे हैं तो डेंसिटी हाई होगा, जैसे मुंबई का धारावी हो गया, सुना होगा, है ना, इट इज द बिगेस्ट विलेज ऑफ एशिया। और जैसे अभी हमारा जो रीजन है, ये वाला रीजन हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा डेंसिटी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है एज कम्पेयर टू मुंबई। तो बड़े एरिया में दो लाइंस, छोटे एरिया में दो लाइंस, यानी कि इसका डेंसिटी ज़्यादा, इसका डेंसिटी कम, इसका डेंसिटी ज़्यादा। दैट मीन्स the density of electric field lines quite close to the charge is more, and density of electric field lines quite away from the charge is less. That's why the electric field close to the charge is more and electric field away from the charge is less. Simple. Density
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला एक बार, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ बोल दो, मैग्नीट्यूड बोल दो, कुछ भी बोल दो। अच्छा, लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने इस तरह से लिखा, बट पेपर में इस तरह से नहीं लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखना है। ये भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा समझाना है, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अब डेंसिटी क्या होती है, अब बताओ, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली, number of electric field lines crossing normally per unit area is called density of electric field lines। अब इस डेंसिटी के बारे में एक डिस्कशन है, मैं कुछ डायग्राम बना के समझा देता हूं। डेंसिटी का क्या मामला है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अगर इसको मैंने मिटा दिया, शायद पॉज करने का मौका मिल गया होगा, तो अगर मौका मिला है कहीं पे, मैं साइड हट गया हूं, तो वहां पे पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हो। क्लियर? ओके। मान लो ऐसे एक, सॉरी हमें ऐसे सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल किसको कहते हैं? ये है सॉलिड एंगल। अब यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं 2 डायमेंशनल फिगर x y। इसको मैं एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं। इस कर्व में, अच्छा ये तो सर्कल जैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, सर्कल ही मान लो। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं मैं, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल का जो दो पॉइंट है, इसको बहुत काफी बड़ा लिया मैंने, सब थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, छोटा छोटा, ये यहां से ये डेल्टा एल। इसने यहां पे कौन सा एंगल सबटेंड किया? देखो ऐसे करके ये छोटा सा एंगल सबटेंड किया, एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये हो गया हमारा डेल्टा थीटा, और ये हो गया हमारा रेडियस। मान लेते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बहुत छोटा है। If this is very small, both the radius are supposed to be equal। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा थीटा का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्लास 11 कांसेप्ट, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर। बोल सही है? अच्छा, ये तो हुआ 2 डायमेंशनल का, बट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्प्रेडिंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस का कोई एग्जांपल बताओ? स्फीयर, कोन, है ना? तो 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम इस तरह का एंगल का डेफिनेशन करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? y x z। हो गया? मान लो यहां पे एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा ऐसे छोटा सा एरिया है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर जो होता है ना, स्फीयर, कोन, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ओके, उसका जो मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो वो छोटा सा एलिमेंट ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहा है, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। ये देखो, ये ऐसे आ गया, ऐसे, ये पूरा इसका सरफेस है, ये पूरा इसका सरफेस है, और ये वाला हमने क्या लिया? डेल्टा एस, स्मॉल एरिया एलिमेंट। दिस एरिया एलिमेंट हैज मेड एन एंगल, इट इज कॉल्ड डेल्टा ओमेगा। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
डेल्टा ओमेगा इसी के हिसाब से, जब लेंथ की बारी आई तो डेल्टा एल, है ना, जब एरिया की बारी आई तो डेल्टा एस, जब रेडियस का टर्न आया, लेंथ का टर्न तो रेडियस, लेकिन इन केस ऑफ डेल्टा एरिया रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू दिस एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अब देखते हैं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये ओरिजिन मैंने ले लिया, ओरिजिन से कुछ फील्ड लाइंस, सोच लो यहां पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज से कुछ फील्ड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कितने लाइन से, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक एरिया ले लिया, इस एरिया को क्रॉस करके जा रहा है। अच्छा, यहां पे मैंने पॉइंट एक P1 ले लिया, फिर यहां पे मैंने एक और एक एरिया ले लिया, ऐसे ऐसे, यहां पे एक पॉइंट P2 ले लिया। P1 की दूरी क्या है, R1 मान लेते हैं, P2 की दूरी क्या है, R2 मान लेते हैं, यहां लगेगा ना R, अच्छा R2 मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखो बच्चों, हाउ मेनी लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया। अब इसको नाम मैं क्या देता हूं, इसको दे देता हूं A1, इसको दे देता हूं A2। ये एक एरिया, A1 से कितनी लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, A2 से, है ना। A2 नहीं करके हम क्या करते हैं, चलो ये कर देते हैं, डेल्टा S कर देते हैं, डेल्टा S2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं डेल्टा S1, हो गया डेल्टा S1। अब यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से और नीचे जा देते हैं, ऐसे ऐसे, एरिया एलिमेंट हो गया, एरिया एलिमेंट ये है। तो ये कर देते हैं DA। यहाँ पे और एक एलिमेंट करते हैं उतना ही बड़ा, अगर उतना ही बड़ा करेंगे तो इसको मान लो, इसको मान लेते हैं डेल्टा S2, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ही बड़ा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ये एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये हो गया DA1 DA2। तो DA1 इज अ यूनिट एरिया एलिमेंट, यूनिट एरिया, इसके अंदर आने वाला यूनिट एरिया, और ये है इसका यूनिट एरिया, ये बड़ा सा एरिया है, इसका यूनिट एरिया, ये बड़ा सा एरिया, इसका यूनिट एरिया। अच्छा, डेल्टा S1 और डेल्टा S2 से सेम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, सपोज नंबर ऑफ लाइंस इज n। हाँ, हमने सर आर क्रॉसिंग, n लाइन आर क्रॉसिंग। हमको क्या करना है, यहां से डेल्टा S का फॉर्मूला करना है, R स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, R स्क्वायर टाइम्स सॉलिड एंगल। तो उसको मैं अभी चेंज कर देता हूं, डेल्टा S1 क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 के लिए R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल है डेल्टा ओमेगा, सॉलिड एंगल, यहाँ लिख देते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो दिस सॉलिड एंगल इज फॉर दिस एरिया एज वेल एज दिस एरिया। हम एंगल यहां से मेजरमेंट करें या यहां से करें, एंगल तो वही है ना, एंगल तो वही है ना। इस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना। अगर 2 डायमेंशनल होता तो डेल्टा थीटा हो जाता। तो डेल्टा S अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डेल्टा S1 इज व्हाट, जब यहाँ पे R स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है
तो इसके लिए क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर डेल्टा S1 नहीं R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा हो गया। सिमिलरली डेल्टा S2 क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ये हो गया। अब कितने लाइंस पास कर रहे हैं इससे n, इससे कितने पास कर रहे हैं n, है ना। जितनी लाइंस यहां से घुसी उतनी ही लाइंस यहां से भी घुसी। द नंबर ऑफ लाइन दैट एंटर्ड थ्रू दिस एरिया सेम नंबर ऑफ लाइन एंटर्ड थ्रू दिस एरिया। तो डेंसिटी अलग कैसे हो गया, मतलब मैं डेंसिटी की बात कर रहा था। डेंसिटी के लिए पूरा एरिया नहीं लेना है, यूनिट एरिया लेना है। बाद में एरिया से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आएगा। अब यहां लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ईच ऑफ एरिया, कौन सा डेल्टा S1 एंड डेल्टा S2 बी n, दोनों से n नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है। यहाँ से n नंबर, मैं यहाँ भी n लिख देता हूँ और यहाँ पे n लिख दिया, यहाँ पे मैंने n लिख दिया। यहाँ से n नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ से n नंबर ऑफ लाइंस। तो डेल्टा S1 contains n lines, सिंपल लैंग्वेज में डेल्टा S1 contains n lines। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में लिखे तो n नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस द एरिया डेल्टा S1, तो ऐसे में लिख सकते हैं सो यूनिट एरिया contains कितने n अपॉन डेल्टा S1, ये हो गया। अच्छा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है, ओके। यहां लिखता हूं डेल्टा S1 वो हो गया। अब यहां से सीधा यहां चले जाता हूं, कहां पे, तो इसी में खत्म करता हूं। चलो डेल्टा S2 contains n lines, तो यूनिट देयरफॉर यूनिट एरिया contains कितना n अपॉन डेल्टा S2, n अपॉन डेल्टा S2। अच्छा, अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये n बाई एरिया क्या होगा, n अपॉन एरिया क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन दिखाया था ना वहां पे, नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू दैट एरिया, ओके। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाय एरिया को कहते हैं डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, तो therefore density of field lines crossing unit area of delta S1 is D1 equals to n upon delta S1। सिमिलरली है ना, D2 क्या हो जाएगा, D2 विल बी दिस वन n बाई डेल्टा S2, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं n अपॉन हाउ मच इज डेल्टा S1, डेल्टा S1 लुक हियर R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे n बाई R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो ये सब हम डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं, पूछना चाहिए, क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, व्हाई वी आर फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। हमें ये पता करना है कि जहां डेंसिटी ज्यादा है
वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो डेंसिटी भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। डेंसिटी ऑल्सो विल बी 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ऐसा आएगा। अगर आया इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका होता है ना, वहां पे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ये सोच लो, मान लो एक ट्रेन के डब्बे से 150 लोग निकल रहे हैं, छोटा सा दरवाजा से, कितने लोग निकल रहे हैं, है ना, एक दूसरे को पुश कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, लॉट ऑफ फोर्सेस, है ना। लेकिन देखा गया कि किसी दूसरी ट्रेन में एक दरवाजा है, वहां पर सिर्फ 4-5 लोग ही है। या प्लेटफॉर्म में देख लो, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां पे पैसेंजर्स का संख्या नंबर बहुत ही कम है, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के टाइम में तो कोई होता ही नहीं है, 1 या 2 आदमी रहता है, तो डेंसिटी कम हो गई, तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, wherever there is more crowd of electric field lines, more electric field, सिंपल लैंग्वेज में समझना है। मैग्नेट में भी हमें यही पढ़ना है। मैग्नेट में, मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड होंगे, है ना, एट द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल ज़्यादा क्राउड होते हैं, सभी वहीं से गुजरते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। क्लास 10 में पढ़ा था। अच्छा, तो सिमिलरली in case of electric field also, wherever there is more density of electric field lines, there will be more electric field. ये बताने के बाद अब मैं देखो प्रूव करता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। How can you prove that electric field depends on the density of electric field lines? अब इसको डिवाइड कर दो, d1/d2 क्या आ जाएगा, n/r1² डेल्टा ओमेगा, ये ऊपर चला जाएगा, r2² इंटू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई n ने n को मार गिराया, इसने इसको मार गिराया, तो d1/d2 इक्वल्स टू क्या बचा, r2²/r1²। ये 1/2, ये 2/1, उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। दैट मीन्स d proportional to 1/r², 1/r²। अगर किसी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक में इस तरह का कुछ आता है, m1/m2 इज इक्वल टू, मान लो मोमेंटम p2/p1, ऐसा कुछ है, p2/p1, तो क्या सोचेंगे, इसको क्या सोचेंगे, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और ये होता भी है ना, और सॉरी वेलोसिटी नहीं, मास नहीं, v1/v2, ठीक है, v1/v2। अगर ये मास हो जाएगा mv ना, हाँ ये मास हो जाएगा m1/m2, ठीक है। अचानक सोचने से ऐसा ही होता है, v1/v2 इज इक्वल टू m1/m2 है, दो पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, p1 इज इक्वल टू p2। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन आएगा, देखना ये रिलेशन जरूर आएगा, है ना। कहाँ करूँ यहाँ करता हूँ, p1 इज इक्वल टू p2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, सेम मोमेंटम। आप देखो m1/m2 क्या हो जाएगा, v2/v1, 1/2 इज इक्वल टू 2/1। पेपर में आता है ऐसे इस तरह का रिलेशंस, है ना, कैसे क्या करना चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं पे आया तो लिख देना वहां पे कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया, रिलेशन रिवर्स आ गया, इनवर्स आ गया रिलेशन, तो d प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नाउ
This fact supports that language ठीक नहीं हुआ, तुम सदा के लिखना. Supports that electric field at a point is directly proportional to density of electric field lines. है ना, ये है, इतना लिखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है. बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 1/r². इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसी बात शुरू से ही बोल रहा था. इनवर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्ब्स फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना. तो दोनों में ऐसा केस आ गया, डेंसिटी में भी ये केस आ गया, इलेक्ट्रिक में ये केस आ गया. दैट मीन्स इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज is directly proportional to the density of electric field lines at that point. Okay. बस ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थोड़ा बहुत. नाउ we will write the properties of electric field lines. Okay, and we will draw the shape pattern of two electric field lines between two charges. Maybe same charge or maybe opposite charge. Okay. So let us write properties of electric field lines. Properties. Number 1. Electric field lines emerge from a positive charge and end at negative charge. सबसे पहली बात तो ये. नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स are radially outward for positive charge and radially inward for negative charge. ये डिस्कस किया था हम लोगों ने. अच्छा, the tangent at a point on the electric field line gives the direction of electric field at that point. 3 हो गया. चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा एक मिनट, फॉर अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start field lines start from infinity or end at infinity. end at infinity मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है इंफिनिटी तक जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से आएगा. एट इंफिनिटी लिख दिया, इंफिनिटी. फिफ्थ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
continuous curves without a break. एक मिनट में पेन को चेंज करता हूं. Without break, provided it is charge free space. मान लो दो चार्ज है यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे यहाँ माइनस क्यू है. मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है. स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. कंडीशन ये है कि यहाँ बीच में कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए. वैक्यूम 1/4πε0 वैक्यूम के लिए है. अगर कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन. ओके, या तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा. तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज फ्री. अगर चार्ज आ गया बीच में कोई, मान लो क्यू डैश चार्ज आ गया, तो ये इसको अफेक्ट करेगा, इसका अफेक्ट करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना. सो इन प्रोवाइडेड दैट there is no charge in the space, charge free, sorry, it is charge free, provided it is charge free space. Electric field lines are continuous curves without a break. Continuously जाएगा वो, जब तक नेगेटिव चार्ज उसको नहीं मिलेगा तब तक खत्म नहीं होगा. अच्छा, तो ये कंडीशन है. अच्छा, और भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का. क्या है? और दो है. 6 नंबर डेंसिटी. इसी चीज को हम दोबारा कर रहे हैं. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट gives the magnitude of electric field, यानी कि E वेक्टर. Density of electric field lines at a point gives the magnitude of electric field. Okay. Number 7. और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं इन्हीं को समझा रहा था थोड़े दूसरे तरीके से. और कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है दो चार्ज के लिए. हाँ, वेक्टर्स रेडियली आउटवर्ड होता है ना, और नेगेटिवली इनवर्ड होता है. टेंजेंट ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाता है. हाँ, और सिंगल चार्ज रखो तो इंफिनिटी तक पहुंचेगा या तो इंफिनिटी से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, वो लाइंस कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस कर्व्स, कहीं बीच में टूटेगा नहीं, कंटिन्यूअसली जाएगा, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज से आप कितना भी दूर जाओ, हाँ, कि हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जब हर एक पॉइंट में, एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है. हाँ, अगर बीच में कोई चार्ज आ गया तो ब्रेक हो सकता है. मान लो यहाँ और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके फील्ड को वो रिपेल करेगा, है ना, तो ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज नॉट. डेंसिटी मैंने बहुत डायग्राम बना के हम लोगों ने समझा. डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? टू फील्ड लाइंस. कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. Otherwise there will be two
two directions of electric field at the same point of intersection which is not possible. दो लाइंस एक कभी भी क्रॉस नहीं होंगी। एक लाइन जैसे जा रहा है, दूसरा जैसे जा रहा है ना, क्रॉस नहीं होगा। ऐसे करके जा रहा है एक लाइन, दूसरा ऐसे जा रहा है ना, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया इधर से, फिर और एक लाइन निकला पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं किया। अपना अपना रास्ता, अपने रास्ते चलो, दूसरों के रास्ते में क्यों चलना। हाँ, ये लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, अपने रास्ते में चलते हैं। हाँ, दूसरों के रास्ते में दखलअंदाजी नहीं करते। अगर क्रॉस हुआ तो क्या होगा, ये जो क्रॉस ऐसे क्रॉस हो गया, ऐसे अगर क्रॉस हुआ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या होगा, इस कर्व की वजह से 1 2, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड का डायरेक्शन ये, और इसकी वजह से इसका टेंजेंट ये। इज इट पॉसिबल एट द सेम पॉइंट two electric field lines, two direction of electric field line at the same point? Never. That's the reason. That's why they don't cross each other. ये चीज क्लास 11 में कहाँ पढ़ा था? क्लास 11 में ये चीज पढ़ा था। एक चैप्टर है फ्लूइड्स चैप्टर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसमें क्या पढ़ते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। टू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड of fluid do not cross each other, है ना। If they cross, then the velocity of flowing liquid will be different at the same point, which is not possible. यही चीज पढ़ा था, तो वही चीज है इसमें electric field line theory. So these are the properties of electric field lines. Remember properly, pause it, note down, okay? Sabas. Finished? मिटा दे इसको, हटा देना इसको। मिटाना मतलब हटाना, हटाना मतलब मिटाना। अच्छा, इसको मिटाओ, लेकिन खुद मिटना नहीं है, लगे रहना है। यू हैव टू बी इन द हंट। आप देखते हैं फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्लीज डोंट राइट द शॉर्टकट इन पेपर। फील्ड लाइंस फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, डायग्राम ही काफी है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा थोड़ा नीचे करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास में और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास में लाकर रख दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव गोल। अब ये गोल पास में लाया, ये लोग क्या करेंगे, सिंपल, एक बच्चा भी बता देगा, प्लस प्लस रिपेल, माइनस प्लस अट्रैक्ट, माइनस रिपेल। तो प्लस प्लस है, तो इसका फील्ड किधर जाएगा, अवे, इसका फील्ड अवे, है ना। ये अवे जा रहा था बेचारा, अवे जा रहा था, मुड़ गया। क्यों मुड़ा, इसने मोड़ दिया, रिपेल कर दिया उसको। ये भी इसके अवे जा रहा था बेचारा, ऐसे मुड़ गया। देखो, ये अवे जा रहा था यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, एरो आउटवर्ड। ठीक है,
ये ऐसे थोड़ा मुड़ेगा ऐसे, है ना, नहीं, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये हो गया। और ये सीधा, इसमें अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें वही है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो व्हाट इज बीइंग हैपेंड हियर, हो क्या रहा है, रिपेल, रिपेल हो रहा है। ये इसके फील्ड लाइंस इधर आ रहे थे, इसके फील्ड लाइन उधर जा रहे थे, तो सेम नेचर का हुआ, तो रिपेल हो गया, मुड़ गया। अगर अपोजिट चार्ज होता तो स्वागत कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता, वेलकम। देखते हैं वेलकम वाला, दैट मीन्स पैटर्न ऑफ electric field lines showing repulsion between two positive charges. नेगेटिव चार्ज का भी ऐसा ही होगा, दो अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एरो मार्क अंदर की तरफ होगा, बस एरो मार्क अंदर की तरफ। अब ये लिख लेते हैं टू पॉजिटिव चार्ज, ये है प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, 1 2 कर दो, Q1 Q2, ओके। अब यहाँ पे एक हम प्लस लेते हैं, अरे गोल नहीं बन रहा है भाई, प्लस यहाँ माइनस ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर में, ये माइनस ले लिया, माइनस ले लिया, माइनस ले लिया, अच्छा। इसका फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। अब ये अवे जा रहा था, इसने खींच लिया, इसने क्या बोला, वेलकम, वेलकम टू आवर फैमिली, ओके। और ये भी जा रहा था, इसने खींच लिया, है ना। और एक लाइन यहाँ से जा रहा था, इसने खींच लिया, वेलकम। यहाँ से जा रहा था, खींच लिया, वेलकम। यहाँ एक इधर जा रहा था, इसको किसी ने वेलकम नहीं किया, ये वहां से आ रहा था ऐसे, हाँ, वो यहीं पे आगे खत्म। अब है ना, आप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या हो गया, ये कहां से आ रहा है, ये भी यहीं से आ रहा है, आया था, लेकिन ड्राइंग करने का जगह नहीं है, बीच में हमने काट दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। कंटिन्यूअस है ये, यहां से शुरू करके वहां तक, यहाँ भी देखो ऐसे, बेचारा देखो वहां पहुंच नहीं पाया, मैंने काट दिया, ये अब ये बेचारा क्या करेगा, अगर वो घूम के यहां जाना चाहता था, ये भी ऐसे, ये सॉरी, ये तो अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये तो it was supposed to end here, 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 ओके। यहाँ 3 बनाए, और बनाना पड़ेगा हमको, चलो चलो, क्या बनाता हूँ यहाँ से, ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैटर्न फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस वेयर द टू चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। इज दैट क्लियर? एनीथिंग लेफ्ट? नथिंग लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में यही सब चीज पढ़ना है। आज हमने जो पढ़ा दिमाग में आना चाहिए, है ना। आज हमने जो पढ़ा वो 100% याद होना चाहिए, और पेपर में जब आया तो छाप देना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक करने जा रहे हैं, ओके, एंड दैट lecture will be very much vital for the chapter, that is electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल से हर बार
क्वेश्चन आता ही है, इट ऑलवेज कम्स। किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन रहेगा, whether it is derivation or definition or numerical. Okay, so electric dipole we will do in the next class. So till then, stay happy and keep studying. Thank you. Bye bye.